नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात बिहार की। भागलपुर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुल्तानगंज में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आज अजीत कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के मौके पर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता उनके साथ रहे। जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और नारे लगाए कि हमारा विधायक कैसा हो, अजीत कुमार जैसा हो। नामांकन के बाद अजीत कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुल्तानगंज की जनता अब परिवर्तन चाहती है। वर्तमान विधायक से लोग नाराज हैं और कार्यकर्ताओं का यह सैलाब दिख रहा है जो वह जनता के बदलाव की लहर है। आजी जा गई है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है और सुल्तानगंज में बदलाव के लिए मुझे समर्थन दिया है। सुल्तानगंज के विकास के लिए मुझे समर्थन दिया है। सुल्तानगंज ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया है और मैदान में भेजा है और मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपने तमाम साथियों और सहयोगियों के साथ सुल्तानगंज की जो जनता मालिक है उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। भागलपुर विधानसभा से बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज बिहार बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसको लेकर उन्होंने भागलपुर के गौशाला परिसर में एक बैठक की। बैठक में मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि डॉक्टर प्रीति चुनावी मैदान में उतरे और नामांकन दाखिल करें। बैठक के बाद डॉक्टर प्रीति ने कहा कि पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, लेकिन भागलपुर की जनता ने हमें टिकट दे दिया है। भागलपुर वालों के टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पार्टी के टिकट से बड़ा जनता का टिकट होता है। डॉक्टर प्रीति शेखर के इस फैसले से भागलपुर के राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। सहरसा जिले के आरन गांव स्थित लक्ष्मीपति आनंदी देवी मध्य विद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एचपीवी वायरस का इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद कई छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिर गईं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहरसा सदर अस्पताल की टीम द्वारा लगभग 60 से 70 बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाया गया। ये टीका 9 से 14 साल की आयु की लड़कियों को गर्भाशय से संबंधित गंभीर बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से दिया जाता है। इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनट बाद कई बच्चियों की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां जिलाधिकारी दीपेश कुमार की देखरेख में चिकित्सकों की मौजूदगी में उनका उपचार किया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक अधिकांश बच्चियों को धीरे धीरे होश आया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। वो हंगामा मचाना शुरू कर दिए। सूचना मिलते ही एसडीपीओ भी वहां पहुंचे और हालात को नियंत्रण में किया। जिलाधिकारी ने कहा कि 15 बच्ची बेहोश हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। और अब बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में लातेहार जिला में प्रस्तावित टाइगर सफारी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखते हुए इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की। मौके पर मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी रखी। अधिकारियों ने उन्हें यह बताया कि प्रोजेक्ट झारखंड का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट होगा। लातेहार जिला के पुटवागढ़ क्षेत्र में इसका निर्माण होना है। पलामू टाइगर रिजर्व से यह बाहर का क्षेत्र है। भूमि चिन्हित कर ली गई है। टाइगर सफारी प्रोजेक्ट बेतला नेशनल पार्क के नज़दीक बनाए जाने की योजना है। टाइगर सफारी प्रोजेक्ट बनने से डाल्टनगंज और बरवाडी मंडल डैम क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका का बेहतर साधन मिलेगा। घाटशिला में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और जेएमएम के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की।
पार्टी की ओर से रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल किया था। अब इन दोनों के बीच जेएलकेएम के उम्मीदवार के मैदान में उतरने से मुकाबले में कांटे की टक्कर हो गई है। ऐसे में इन तीनों में से किसके सर पर घाटशिला चुनाव के विजेता का ताज सजेगा, ये वक्त बताएगा। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 2025 को स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी, जहां आगामी 11 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड में आगामी 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलने वाले 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप 2025 का लोगो, मैस्कट और एंथम का अनावरण किया। इसी बीच राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस खेल समारोह की तैयारियों को लेकर एपीएन की टीम ने जायजा लिया। तो इस स्टेडियम परिसर से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। 24 अक्टूबर की तारीख से शुरू होने जा रहा है एक भव्य खेल महोत्सव। जी हाँ, हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप के बारे में, जिसका आज लोगो, मैस्कट और साथ में एंथम का अनावरण करते हुए नजर आए तमाम खेल जगत के अधिकारी, पदाधिकारी और साथ में झारखंड खेल मंत्री सुदिव्य कुमार। आज हम इस वक्त इसी कड़ी में बात करने के लिए मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में, जहां हम आपको इस खास खेल के कार्यक्रम को लेकर हो रही तैयारियों से भी रूबरू कराएंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, साफ यानी कि 4th यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप के लोगो, मैस्कट और एंथम के अनावरण के मौके पर जो मंत्री पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर जायजा भी लिया और खास तौर पर तैयारियों को देखा। तो किस तरीके की तैयारियां हैं, आज हम आपको सीधा ले चलेंगे स्टेडियम से, आपको वाकिफ कराएंगे यहाँ की तैयारियों से। किस तरह की तैयारियां है आप देख सकते हैं। यहाँ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, खास तौर पर अगर आप ग्राउंड में देख रहे होंगे तो यहाँ पर ग्राउंड में किस तरीके से इसकी तैयारियां की जा रही है आपको नजर आ रहा होगा। पूरी तरीके से इस खेल कार्यक्रम के लिए तैयारियां की जा रही है। हर जगह पर बेहतर सुविधा देने के लिए, एथलेटिक्स को बेहतर सुविधा देने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए यहाँ पर मरम्मत के काम से लेकर ग्राउंड को बेहतर सुविधा देने के लिए व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं 4th यानी कि चौथे साउथ एशियन चैंपियनशिप के बारे में, एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में, सीनियर चैंपियनशिप के बारे में। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे रांची के बिरसा मुंडा इस स्टेडियम में, जी हाँ, रांची के इसी बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में तकरीबन 6 दक्षिणी एशियाई देशों के, जी हाँ, तकरीबन 6 दक्षिणी एशियाई देशों के यहाँ 300 एथलेटिक्स पहुंचने वाले हैं 24 अक्टूबर को, जिनके यहाँ पर रहने का, खान पान का, सब कुछ का इंतजाम किया जा रहा है। और 300 जो एथलीट्स होंगे, उनके साथ साथ 150 के आसपास पदाधिकारी भी जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं वो शामिल रहेंगे। 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस खेल कार्यक्रम को लेकर आज तमाम जानकारियां मंत्री सुदिव्य कुमार ने दी। किस तरीके से एथलेटिक्स के स्वागत की तैयारियां हैं, यहाँ पर झारखंड की परंपरा को भी खान पान के जरिए प्रेजेंट किया जाएगा। साथ में जो मैस्कट लॉन्च किया गया है और साथ में जो एंथम लॉन्च हुआ है, और आज जो एंथम और मैस्कट के साथ लोगो जो लॉन्च किया गया, उसके जरिए झारखंड की संस्कृति को, झारखंड जो कला और खेल के लिए काफी ज्यादा देखा जाए तो बेहतर रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर खास तौर पर जोर दिया गया ताकि झारखंड की कला को भी, झारखंड की संस्कृति को भी, झारखंड की जो पहचान है उसे लोगों के जरिए दिखाया जा सके। इसकी खास तैयारियां की गई है। देखना होगा 24 अक्टूबर की तारीख को ये खेल महोत्सव जो शुरू होने वाला है, इस पर किस तरीके से यहाँ जश्न देखने को मिलेगा, पूरे स्टेडियम में किस तरह की भीड़ होगी, ये सब हम आपको दिखाएंगे उस दिन जब यहाँ पर खेल महोत्सव शुरू होने वाला है, यानी कि 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से, नमस्कार।
राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में 13 अक्टूबर से चले 4 दिवसीय 20वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का समापन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी प्रिया दुबे, आईजी मनोज कौशिक के अलावा पुलिस विभाग के वरीय और कनीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस किसी भी राज्य की रीढ़ होती है। चुनौती के इस दौर में पुलिस को दक्ष होना जरूरी है। उनकी सरकार राज्य के पुलिस महकमे को ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष बनाने की जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास कर रही है। सीएम ने 3 उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं को भी बधाई दी और आशा व्यक्त की कि प्रतियोगिता में प्रतिभागी ने जो ज्ञानार्जन किया है उसका प्रयोग वो कार्यक्षेत्र में करेंगे और देश स्तर पर आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के समापन के मौके पर डॉक्टर बीबी मेमोरियल ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया राज्य के 3 उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं को। गरीबी उन्मूलन दिवस के अवसर पर मॉडल कॉलेज साहिबगंज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीर शहीद सिद्धो कान्हू मुर्मू की तस्वीर पर माल्यार्पण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली को इसमें सैकड़ों एनएसएस स्वयंसेवी और छात्र छात्राओं ने शिरकत की। स्वरोजगार अपनाओ, गरीबी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश को बचाओ जैसे नारे भी लगे। रैली कॉलेज परिसर से प्रारंभ होकर खैरबन्नी गांव तक पहुंची, जहां स्वयंसेवियों ने ग्रामीणों के बीच जाकर संवाद स्थापित किया। शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर एनएसएस के अधिकारी डॉक्टर रमजान अली और डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास ही गरीबी उन्मूलन की कुंजी है। एनएसएस इकाई समय समय पर समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। झारखंड में नक्सल उन्मूलन के अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली। चतरा पुलिस के प्रयास से टीएसपीसी संगठन के 2 दुर्दांत एरिया कमांडर समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंचे। मुख्य धारा में लौटने का उन्होंने फैसला किया। आत्मसमर्पण कार्यक्रम बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर, उपायुक्त कीर्ति श्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत 1-1 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया है। नक्सली चतरा और पलामू जिले में कुल 16 मामले उनके समक्ष थे। एक और जगह में 10 से अधिक गंभीर मामले उनके खिलाफ दर्ज थे। इन पर पुलिस से मुठभेड़, हत्या, रंगदारी और संगठन विस्तार जैसे अपराध में शामिल रहने के आरोप हैं। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों नक्सलियों ने नक्सल में शामिल होने के कारण के लिए बताया कि एक डायन बिसाही के विवाद में उलझन के कारण संगठन के भीतर काफ़ी दबाव था। परिस्थितियों और पुलिस की बढ़ती कार्रवाई के कारण इन्होंने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। इनके समर्पण करने से और भी जो दस्ता के सदस्य हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि और भी इस तरह के जो सरेंडर हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरफ माओवादी संगठन जो है वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, एक तरफ बड़े चेहरे हैं जो सरेंडर कर रहे हैं। ये झारखंड पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता है? ये बहुत बड़ी सफलता है। आपने देखा होगा कि जो शशिकांत के दस्ते के साथ जो मनातू में जो पुलिस का इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 10 लाख का जो मुखदेव यादव है वो मारा गया है, उसके बाद जो है ये जो दस्ता सदस्य हैं वो लोग पुलिस से संपर्क किए अपने परिवार के माध्यम से और फिर पुलिस ने इस पूरे जो सरेंडर है उसको अंजाम तक लेकर आए हैं। सर, कितने दिनों के अंदर इन लोगों को ओपन जेल का विदिन ए मंथ ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। दीपावली पर्व की तैयारी अब बाजार में दिखने लगी है। मिट्टी से बने सामान जैसे दिए, कलश, घरौंदा और तरह तरह के बच्चों के खिलौने जो कुम्हार अपने हाथों से बनाते हैं। आज के आधुनिक दौर में जहां चाइनीज़ प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान कम दाम में आसानी से उपलब्ध हैं, पारंपरिक कारीगर और उनकी पारंपरिक वस्तु आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। ये कारीगर चंदन क्यारी प्रखंड से हर साल
की भांति इस साल भी दीपावली के मौके पर वस्तु को बेचने आए हैं। यहाँ पहुँचे दुकानदार जो खुद इसे बनाते हैं, बाज़ार में लाकर बेचते हैं। मिट्टी के दिए और घरों को ये बनाते हैं और बाज़ार में लाकर बेचते हैं। कारीगरों ने बताया कि आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाज़ार में छाए हुए हैं, उसके बाद भी लोगों के बीच इन पारंपरिक मिट्टी से बने हुए कलश घरौंदों की मांग कम नहीं हुई है। लोग पर्व में उसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है। उन्होंने कहा है इस बार बारिश की वजह से उनके निर्माण में थोड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से इस बार कम सामान बना सके हैं। बोकारो ज़िले में व्हाट्सएप पर हिंदू देवी मां दुर्गा के अपमान से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यह मामला व्हाट्सएप पर मां दुर्गा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर है, जिसे लेकर बोकारो सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ने सिटी थाना में लिखित आवेदन देकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार पिंडराजोरा थाना के बहादुरपुर निवासी मृत्युंजय मलिक ने अपनी शिकायत में बताया है कि अम्बेडकरवादी अधिवक्ता संघ नामक व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन अशोक महतो और एक अन्य व्यक्ति करते हैं। इस ग्रुप ने बीते 3 अक्टूबर को संचालक अशोक महतो ने आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया, जिसमें मां दुर्गा के बारे में अभद्र और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था। साथ ही पोस्ट में मां दुर्गा की तुलना आपत्तिजनक तरीके से की गई थी, जिससे हिंदू समाज में गहरा आक्रोश बना हुआ था। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि जानबूझकर हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह काम किया गया है। बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां राज्य शासन की मंशा के अनुरूप कलेक्टर कार्यालय परिसर खैरागढ़ में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्व सहायता समूहों के उत्पाद की विक्रय सह प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम जनपद पंचायत खैरागढ़, छुई खदान और जिला पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ी समूहों की महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन, दिवाली पर्व के मद्देनज़र मिट्टी और गोबर से बने दीपक, मूर्ति, रंगोली और मिठाइयों के स्टॉल नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। आयोजन न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करने वाला था, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक एकता को भी सशक्त मंच प्रदान किया। कलेक्ट्रेट परिसर में स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के रजत जयंती के शुभ अवसर पर मतलब बहुत सारे कार्यक्रम आया हुआ है। उस कार्यक्रम के तहत आज कलेक्टर परिषद में स्वयं सहायता की महिलाएं, हमारी बहनें हमारी यहाँ स्टॉल लगाई हुई है। बहुत सारी स्टॉल लगाई हुई है। कभी कोई बड़ी बिजोरी का पापड़ स्टॉल लगा हुआ है, कोई गुपचुप का, कोई यहाँ लक्ष्मी माता की जो माता रानी की मूर्ति है वो लेकर आई है। दूर दराज गांव से आई हैं। मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा मतलब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए और हमेशा होता रहेगा। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, विष्णुदेव सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उनको बहुत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसान की उपज को सही मूल्य देने के लिए लगातार समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इसी क्रम में दलहन और तिलहन फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन पर सुनिश्चित करने और ज़िले में दलहन और तिलहन फसल की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण योजना अभियान का संचालन कृषि विभाग की तरफ से किया जा रहा है। कृषि विभाग के उप संचालक ने कहा है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के तहत किसानों से प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ज़िले के गंडई, बाजार अतरिया और मूढ़ीपार सोसाइटी के लिए उसे नोटिफाई किया गया है, जहां खरीफ की दलहन और तिलहन फसलों के उपार्जन के लिए व्यवस्था की गई है। ये आरंभ की है। हमारे ज़िले में 3 खरीदी केंद्र, 3 सोसाइटियाँ हैं, इसको नोटिफाई किया गया है। गंडई है, मूढ़ीपार है और बाजार अतरिया है। यहाँ पर खरीफ और रबी की जो दलहन फसलें हैं, हमारी तिलहन फसलें हैं, इसको सपोर्ट प्राइस में उपार्जन करने का प्रावधान है। जैसे कि आप सोयाबीन है खरीफ की और तिल है, इसके अलावा चना है, मसूर है, दलहन फसलें भी हैं, इसको सपोर्ट प्राइस में देने के लिए, ताकि मार्केट में जो फार्मर जो है आज की डेट में, जैसे सोयाबीन का भी कटाई भी हो गया है, लगभग अभी बाज़ार मूल्य चल रहा है करीब 2900-3000 रुपये, और सोयाबीन का समर्थन मूल्य कहीं ज़्यादा है, इससे करीब 2000 का अंतर आ रहा है। तो किसानों को कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य मिल पाए
और उसको लोकल जो वेंडर्स हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं, उसके भरोसे ना रहना पड़े, उचित मूल्य किसानों। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां दलितों पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दमोह जिले में दलित पर पैर धुलाकर पानी पिलाने की घटना के बाद अब कटनी जिले के इस्लामाबाद में भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। दबंगों ने एक दलित युवक को बेरहमी से पीटा और उसके शरीर पर मूत्र त्याग किया। मामला कटनी जिले के थाना इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा का है। यहाँ दलित युवक राजकुमार चौधरी ने अपने खेत के पास हो रहे अवैध खनन का विरोध किया, बस यही उसका कसूर था। गांव के सरपंच रामानुज पांडे, उनके पुत्र पवन पांडे, भतीजे सतीश और राम बिहारी हलकदार और उनके साथियों ने युवक को पकड़ा, उसकी लात घूंसों से पिटाई की, जातिगत गाली दी, अमानवीय तरीके से उस पर मूत्र त्याग किया गया। बीच बचाव करने आई पीड़ित की मां को भी बाल पकड़कर घसीटा किया और बुरी तरह मारा गया। पीड़ित की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिनों तक वह इलाजरत रहा। डरे सहमे युवक ने पुलिस अधीक्षक कटनी से गुहार लगाई है। मटवारा का राजकुमार चौधरी करके है, उनके द्वारा जो है 2 दिन पहले जो है एक अवैध उत्खनन को लेकर जो है इन्होंने, जो वहाँ के सरपंच है, उनसे इन्होंने मना किया था। उसी बात को लेकर आपस में वादविवाद हुआ था, जिसमें इनके साथ मारपीट की गई थी। और इस संबंध में जो है पुलिस ने मारपीट की धारा और SC/ST के तहत जो है मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें बता रहे हैं कि मूत्रकांड भी हुआ है, तो क्या है? देखिए, फरियादी का कहना है कि उनके ऊपर बातचीत की गई है। इस संबंध में जो है जो वैधानिक धारा SC/ST के अंतर्गत आती है वो उसमें जोड़ेंगे। तो सर ये आरोप है कि ऐसा कोई वीडियो सामने आया, तथ्य सामने आया? देखिए, अभी इन्होंने आरोप लगाया है, सर वीडियो वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है, और अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है और आगे जो भी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शुमार सिवनी हवाला मनी लूटकांड के सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 3 करोड़ रुपए की हवाला रकम लूट के आरोप में गिरफ्तार सभी 11 पुलिस कर्मियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। SDOP पूजा पांडे अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर कोर्ट में उपस्थित हुई। सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटनाक्रम कटनी के सिवनी के बीच चल रहे हवाला कारोबार के नेटवर्क से जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक कटनी से शुरू हुई हवाला रकम जबलपुर होते हुए सिवनी पहुंची तो स्थानीय पुलिस के अफसर और कर्मचारी की गुप्त साठगांठ सामने आई। पता चला जबलपुर में एक नामी हवाला कारोबारी ने सिवनी में तैनात पुलिस टीम को गुप्त सूचना दी थी। पुलिस ने हवाला कार को रोका और फिर कथित तौर पर रकम हड़प ली। अब बात महाराष्ट्र की, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक स्थित नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA-MK1 लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने LCA-MK1 की तीसरी उत्पादन लाइन और HTT-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया। इस उत्पादन से भारतीय वायुसेना की समग्र शक्ति और क्षमता में वृद्धि होगी। राजनाथ सिंह ने आज इन लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान के गवाह बने। उन्होंने कहा, आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हमारे जो नए पायलट्स एयरफोर्स में आते हैं उनको जो फ्लाइंग सिखाई जाती है, उस पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिस पर फ्लाइंग सीखते हैं। और जो भारतीय वायुसेना फ्लाइंग सिखाती है उसमें हम सिर्फ स्टेट एंड लेवल फ्लाइंग नहीं सिखाते। जो आपने आज मुझे करते देखा है लो लेवल्स पे, हमारे जो यंग पायलट्स आते हैं उन सबको वी एक्सपेक्ट कि वो ये सब सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। 8 से 10 सॉर्टी के बाद वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। हम उनको एरोबैटिक्स सिखाते हैं, इनको कॉम्बैट पायलट्स बनना है। और ये एयरक्राफ्ट उड़ाने में सरल है, लैंडिंग में, टेक ऑफ में बहुत सिंपल है। और इसीलिए हम उनको ये सिखाते हैं कि बिना अंदर देखे, इंस्ट्रूमेंट्स बिना देखे कैसे लोग फ्लाइंग करते हैं और कैसे एरोबैटिक्स करते हैं। सो ये एयरक्राफ्ट हमारी भावी पीढ़ियों को अगले 30-40 साल तक ट्रेनिंग देगा और हमारे नए एयरफोर्स पायलट्स जो आएंगे उन सब ने एयरक्राफ्ट फ्लाई किया होगा। स्टेट लाइव में अभी बस इतना ही। नमस्कार।